बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 17 और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो आज आप करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ हम मूव करेंगे और यहाँ पर देख लें इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 63 के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो डायग्राम है ये भी जाएगी साथ में आपके, और यहाँ से आप मार्क करना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इस वाले पैराग्राफ में है क्या। आगे भी मार्किंग होगी लेकिन इस पेज पे जो मार्किंग है वो बता रही हूँ मैं आपको। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप बॉडी के सेल्स देखेंगे ना तो उनमें सबसे जो लॉन्ग सेल्स होता है साइज़ वाइज जो सबसे बड़ा सेल होगा वो आपके पास न्यूरॉन होगा। अब ये जो न्यूरॉन होता है इसमें अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये जो बॉडी बनी हुई है इसके अंदर सबसे पहले एक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके आसपास बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो कि बिल्कुल रफ हैं। इनका काम क्या है, ये राइबोसोम्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा आपका न्यूरॉन है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको हम कहते हैं ये न्यूरोलीमा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके पार्ट्स हैं यहाँ पे डेंड्राइटस है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सोन है, एक्सोन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कहीं जाके जो है ना ये इसका टर्मिनल होगा। यानी इतनी बड़ी जो इसकी साइज़ की जो कह लीजिए लंबाई है, इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो इस एक्सोन को जाता है, जिसकी वजह से ये लंबा हो जाता है। तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है न्यूरॉन्स का, कि इसका जो मेन फंक्शन होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये इसको फॉर्म करता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इनमें केमिकल स्टोर्स होते हैं और ये केमिकल जो है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सिग्नल्स को कैच करके न्यूरॉन्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क करेंगे, ये डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पर अब हम मूव करेंगे, सही है। और नेक्स्ट पेज पे देखिए आप कहाँ तक जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अभी हम इसका फंक्शन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाए आप इसके पहले पार्ट के ऊपर जिसको हम कहते हैं डेंड्राइटिस, ठीक है। मार्किंग आप देख रहे हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ है डेंड्राइटिस में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डेंड्राइटिस आपसे क्या कहता है कि ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और इस ब्रांच स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल को या फिर जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सिग्नल को अच्छी तरीके से कैप्चर कर ले, इसीलिए इसमें ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको डेंड्राइटिस कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइटिस डेंड्रोन के वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक्सोन। एक्सोन को अगर आप देखेंगे तो एक्सोन जो है ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने वीडियो के आपको एक लंबी लॉन्ग टेल जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो एक्सोन था। एक तरफ से ये स्टार्ट होता है, सेल बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, और दूसरा अगर एंड देखेंगे आप जो बहुत लंबा जा रहा होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसके स्टार्ट से लेके एंड तक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं आगे से पीछे तक। तो सबसे पहले अलोंग से लेके यहाँ बॉडी तक आप मार्क करेंगे, उसके बाद द एक्सोन से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसका काम ही क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करता है दूसरे न्यूरॉन्स को या इफेक्टर्स को सिग्नल्स। उसके बाद आ जाएँ आप यहाँ से लेके ये एक दूसरी हेडिंग है जिसका नाम है न्यूरोगिलिया, ठीक है। ये यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक आपने मार्क करनी है। अब होता क्या है कि न्यूरॉन को फंक्शनली और स्ट्रक्चरली कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। अब ये जो सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये है न्यूरोग्लिया। अब इनका काम क्या होता है कि ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, इसके साथ साथ न्यूरॉन्स में जो वेस्ट मटेरियल्स है इसको ये वेस्ट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। और इसके साथ साथ जो इम्यून फंक्शंस होता है इसकी ये समझ लीजिए कि ये एक माइग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इम्यून फंक्शंस जो है इसके लिए माइग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूरोग्लिया यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है। अभी तक हमने बात किसकी की है, स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस के एतबार से न्यूरॉन्स जो हैं वो 3 तरह के होंगे, 3 काइंड्स होंगे इनमें। तो सबसे पहले आपने एक हेडिंग पुट करनी है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स और फिर आप लिखेंगे फंक्शनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। ब्रीफली बताएंगे, है तो लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन ये देखें इसके इतने सारे सब पार्ट्स हैं तो हमें सबको कवर करना होता है।
तो सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स की हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। इसमें आप ये बताएंगे कि एक्चुअली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं रिसेप्टर से जो हमें मिल रही होती हैं, ये इसकी मूवमेंट का काम करती हैं। अब ये कैसे मूवमेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो होगा मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स को आप यहाँ से लिखेंगे दीज टाइप से लेके मूवमेंट ऑफ द बॉडी तक। इसमें आप बताएंगे कि एक्चुअल में जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं इनका काम क्या होता है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक न्यूरॉन आपके पास बचेगा, यहाँ देख ली, इसको कहते हैं हम इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जिसको एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इसका पूरा पैराग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक। ये आपको ये बताएगा कि ये एक्चुअल में एक न्यूट्रल कनेक्शंस होता है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स है ना, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा बिल्कुल स्मूथ मूव कर सके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीट किया। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मैंने ब्रीफली आपको सबके बारे में बता दिया। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आप एक जगह कॉपी पे कंपाइल करोगे तो इसकी लेंथ तकरीबन 1.5 पेज से ऊपर होनी चाहिए, साथ में एक डायग्राम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहा है कि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके मैकेनिज्म को ब्रीफली बता देना है आपने। ठीक है, तो पेज नंबर 69 पे मूव करेंगे अब आप, और ये पूरा पैराग्राफ है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, इसको आप यहाँ से मार्क कर लें यहाँ तक। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसमें होगा क्या कि एक्शन पोटेंशियल कब ट्रिगर होता है, यानी कब ये ऑन होता है, जब कोई भी स्टिमुलस जो है वो न्यूरॉन को रिसीव होता है। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्टिव कर ले। ठीक है, तो जब जैसे ही एक्टिव होगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या है कि जो सोडियम चैनल है वो एकदम से ओपन हो जाता है और तेज़ी से जो सोडियम आयन है वो सेल के अंदर जो है वो रश करना शुरू कर देते हैं, यानी तेज़ी से अंदर उसके मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो अंदर मूव करना शुरू करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो पॉजिटिव कह लीजिए चार्ज है वो एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डीपोलराइज होता है। यानी पहले तो ये बिल्कुल न्यूट्रल था, फिर एकदम से पॉजिटिव आयंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो कह लीजिए ट्रिगर्ड हो जाएगा, और इसकी जो रीच होती है वो तकरीबन होती है 50 मिली वोल्ट्स तक, बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है, अब इस स्टेज पे जब वो 50 मिली वोल्ट्स या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो सोडियम आयन जो है इसका जो गेटवे वो क्लोज़ हो जाएगा, यानी अब मज़ीद सोडियम आयन की जो एंट्री है ये बंद हो गई। अब सेम टाइम जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ आउट होते हैं मेम्ब्रेन से, यानी मेम्ब्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वजह क्या है, सिस्टम में अंदर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा हो गया। सोडियम आयन भी पॉजिटिव है और पोटेशियम आयन भी पॉजिटिव है। सोडियम आयन का साइज़ छोटा होता है, पोटेशियम आयन का साइज़ बड़ा होता है। पोटेशियम आयन को बाहर निकलना है। अब जब ये मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा तो पोटेशियम आयन की जो जगह बचती है वहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सिस्टम में से कम होना शुरू हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो नेगेटिव जो है वो उसकी जगह बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बाहर निकल चुका है। तो अब क्या होता है, अगेन ये फिर से रीपोलराइज हो जाता है, यानी अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है ना मेम्ब्रेन के अंदर। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये रीच हो जाती है तकरीबन 10 से लेकर 30 मिलीसेकंड्स तक का ये जो टाइम होता है, इसके अंदर अंदर ये इसकी रेस्टिंग स्टेज हो जाती है। तो अगर तो कोई स्टिमुलस जो है वो एक्शन पोटेंशियल को कह लीजिए कि प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, इतना एक्टिव होता है कि उसको प्रोड्यूस कर सके, इतना 50 मिली वोल्ट्स के करीब करीब का जो चार्ज है उसको प्रोड्यूस कर सके, सोडियम आयन का एंटर हो सके, पोटेशियम आयन प्रॉपर बाहर डिफ्यूज़ आउट हो सके, तो इस तरह का जो है स्टिमुलस हम इसको कहते हैं कि थ्रीशोल्ड स्टिमुलस है। और अगर वो नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं होता, इसका स्टिमुलस इतने कैपेबल नहीं होता कि उस एक्साइटिंग रेंज को फॉल कर सके, तो हम इसको कहते हैं कि सब थ्रीशोल्ड स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रीफली आपको मैंने बता दिया इसमें है क्या। अब अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि वेस्क्यूलर एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर बताएं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो देखिए इसको आप सबसे पहले मार्क करना शुरू करेंगे, पेज नंबर 90 पर आ जाएंगे आप। ठीक है, पहले आप इसका जो वेस्क्यूलर डिसऑर्डर है इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ है ये पेज नंबर 90 के ऊपर वेस्क्यूलर डिसऑर्डर। ठीक है,
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है, ठीक है। ये कहता है कि नर्वस डिसऑर्डर जो किसी भी ब्लड सर्कुलेशन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं कि ये वेस्क्यूलर डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का। अब इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे स्ट्रोक है। और जो दूसरी टाइप होती है इसको हम कहते हैं कि ये है हीमाटोमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो टाइप है इसको पढ़ेंगे, जो कहलाती है स्ट्रोक। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, फिर कॉज लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, स्ट्रोक कब प्रोड्यूस होता है, जब ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है। ये आमतौर पर उस वक्त डिस्टर्ब होती है जब ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम से फट जाते हैं। अब फटने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है, जो कि सेरिब्रल आर्टरी की तरफ जा रहा होता है ना ब्रेन से, ये ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो यहाँ पे जमा हो जाती है। अब इस स्ट्रोक का कॉज क्या होता है, या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, या स्मोकिंग करने वाले लोग, या डायबिटीज़ वाले, या जो ड्रग्स लेते हैं जैसे कि अल्कोहल है या कैफ़ीन है, इसका ज़्यादा यूज़ करने वाले। तो ये वाला इस किस्म का जो स्ट्रोक है ये प्रोड्यूस होता है, जो कि वेस्क्यूलर डिसऑर्डर है। दूसरा जो डिसऑर्डर है आपका वो कहलाता है हीमाटोमा, ठीक है। अब इसको भी मार्क करेंगे आप, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे हीमाटोमा को। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉज तक आपने करना हीमाटोमा, सही है। अब इसमें क्या होता है कि आम तौर पर यहाँ पर देखें ये ब्रेन है, और इसके साथ साथ इसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। ब्रेन और इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग के बीच में ये जो स्पेस है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लड जमा हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लड जमा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हीमाटोमा है। अब इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज आमतौर पर होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया पहला कॉज, जो कि वेस्क्यूलर डिसऑर्डर है। इसने हमसे बुक में दो पूछे हैं। दूसरा वाला आपका है इन्फेक्शन डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किसकी वजह से होगा, जैसे बैक्टीरिया है, फंगीज हैं, वायरस हैं, सबकी वजह से होगा। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लीजिए कि नर्वस डिसऑर्डर्स जो कि किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगीज या प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं, उसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसकी दो एग्जाम्पल है, पहली है मेनिंजाइटिस और दूसरी इंसेफेलाइटिस। तो सबसे पहले आप मेनिंजाइटिस देखेंगे। अब मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ये एक किस्म की सूजन हो जाती है, जिसमें होता क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसमें फ्लूइड सा भर जाता है, सूजन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये मेनिंजाइटिस है। इसका कॉज क्या होता है, आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे कि बैक्टीरिया का या फंगल इन्फेक्शन है, ये इसका कॉमन कॉज होता है, ठीक है। दूसरा देख लें आप, जो कि है इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट पेज पर होगा ये। अच्छा, अब इंसेफेलाइटिस को चेक करें आप, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक अब इसका कॉज है। इंसेफेलाइटिस आमतौर पर ब्रेन की सूजन है, ठीक है। ये भी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, और इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है वायरस, और बहुत कम कभी कभी फंगस जो है, ये भी इंसेफेलाइटिस जो है इसको कॉज करती हैं। इसने आपसे सिम्टम्स नहीं पूछा, ना इसने आपसे ट्रीटमेंट्स पूछी है, इसने सिर्फ आपसे डिसऑर्डर्स पूछे हैं। तो आप सिर्फ इसके बीमारियों के नाम और उसके थोड़े से कॉज जो हैं बस वो बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको देख लीजिएगा, पेज नंबर 79 पर है ये, और इसको डीपली पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे आप ब्रेन से, ठीक है। और ब्रेन की जो डायग्राम है ये भी बनेगी इसमें। अब सबसे पहले तो ब्रेन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मार्क करना है आपने। उसके बाद फोर ब्रेन की हेडिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है। अब ज़रा ब्रीफली बताती हूँ मैं इन सब चीज़ों में है क्या। एक्चुअली जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका ब्रेन मौजूद है, जो कि स्कल जो है इसके अंदर इनक्लोज होता है, उसके बाहर शील्ड होती है जिसको हम कहते हैं क्रैनियम है। तो जो एडल्ट होते हैं, इनमें जो नॉर्मल एडल्ट मेल होंगे, इनमें जो ब्रेन है इसका वज़न तकरीबन 1.4 किलोग्राम यानी कि 3 पाउंड्स के करीब होता है। फीमेल्स में ये वेट कम होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज़ एंड बॉडी वेट, जैसे छोटे बच्चों में अलग होगा, ठीक है, और जो लोग थोड़े से वीक होते हैं हेल्थ वाइज, उनमें थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आम तौर पर जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनमें ब्रेन का जो फिजियोलॉजी है वो एक ही होगा, यानी कि ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन को स्टडी करेंगे कि फोर ब्रेन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का,
और इसके मज़ीद 2 रीजन्स होते हैं। पहला जो है वो क्या कहलाता है, टेलिनोसेफेलन, और दूसरा कहलाता है डाइनसेफेलन, ठीक है। तो अब टेलिनोसेफेलन जो है इसके भी मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसमें लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स हैं, इसके साथ ही कम्युनिकेट करता है। उसके बाद एक ये जो लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स जिससे कम्युनिकेट करता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलोसो, ठीक है। हर हेमिस्फीयर जो है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला जो आउटर ग्रे पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और एक इनर वाइट पार्ट होता है। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है सबसे ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन सेंटर, वही आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो जमा होती है, स्टोर होती है, आपकी मेमोरी यहीं पर मौजूद होती है। तकरीबन कहते हैं कि 10 से लेके 50 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो इसके अंदर पैक होते हैं, थिन सरफेस लेयर के अंदर, और जो हमारी मेमोरी होती है वो मेनली यहीं पर स्टोर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप। नेक्स्ट पेज पर देखें, फिर आप यहाँ से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। 10 सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेके पहले मोटर एरिया तक, ठीक है। इस पेज पे बस इतनी है। तब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके मज़ीद 4 रीजन हैं जो कि एनाटोमिकली डिफरेंट है एक दूसरे से। आपने बस इसके नाम लिखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। फ्रंटल होते हैं, पेरिटियल होते हैं, ऑसिपिटियल होते हैं, और टेम्पोरल लूप्स होते हैं, ठीक है। ये 4 लूप्स होते हैं। उसके बाद अब आप आ जाएँ, ये आपका हो गया था सबसे पहले फोर ब्रेन। अब आप आ जाओ मिड ब्रेन की तरफ। तो ये जो मिड ब्रेन होता है ये ह्यूमन्स में बहुत छोटा होता है, बहुत इसका साइज़ दूसरे जो मैमल्स हैं उनके मुकाबले में ह्यूमन में मिड ब्रेन जो है वो थोड़ा कम होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली जो आपकी स्लीप साइकिल है, आपके इमोशंस हैं, आपके मसल्स को टोन करना है, या मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस हैं या कुछ मूवमेंट है, ये उनमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन जो है इसके मज़ीद 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेड्यूला, पोन्स एंड सेरिब्लम। अब आपने क्या करना है, मेड्यूला की हेडिंग डालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। मेड्यूला में बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसकी एनाटोमी देखेंगे तो इसमें ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग्स, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। उसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा था, पोन्स। पोन्स की हेडिंग डालोगे आप और उसमें बताओगे कि पोन्स जो है बिल्कुल मेड्यूला के अबव होता है। इसका काम क्या होता है कि ये आपके सोने और जागने के बीच के जो स्टेजेस हैं ना, इनको कंट्रोल करता है, और सोने और जागने के बीच में जितनी भी इंटरफेरेंस होती है ब्रेन में उन सबको भी देखता है, ठीक है। इसका रेगुलर पैटर्न देखता है, ब्रीदिंग वगैरह जो हमारी सोने और जागने के दौरान होती है उन दोनों साइकिल्स के बीच में होती है, उसको भी ये कवर करता है। उसके बाद आपके पास इसका जो लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो कौन सा होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पूरी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है इसको ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ब्रेन के पार्ट्स और इनके फंक्शंस वगैरह आपने देख ली। अब क्योंकि इसने सिर्फ हमसे ब्रेन की फिजियोलॉजी एनाटॉमी पूछी थी, तो हम सिर्फ ब्रेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ब्रेन स्टेम है या बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, आपने क्या करना है, सेंसरी रिसेप्टर्स और उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में बताना है। पेज नंबर 85 पर आप आ जाएंगे, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले इसमें देखेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स और उसकी वर्किंग, जो उसकी हेडिंग पे सबसे फर्स्ट हेडिंग है स्मेल रिसेप्टर्स, जिसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइनें लिखनी है कि ह्यूमन में जो सेंस ऑफ स्मेल होता है इसे ऑल्फैक्शन भी कहते हैं। इसमें कीमो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जिसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं, और ये आमतौर पर जो नेज़ल कैविटी है इसके बिल्कुल अपर पोर्शन में मौजूद होंगे। ज़ाहिर है स्मेल करना, आपने नाक से स्मेल करनी है तो ये नेज़ल कैविटी में ही ये रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप पेज नंबर 86 पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से वेन ऑर्डरस सब्सटेंसेस से लेके यहाँ तक ब्रेन तक, ठीक है। अब इसको ब्रीफली समझ लीजिए कि जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर यानी खुशबू या बदबू या इस तरह की कोई भी स्मेल होती है, तो ये जब भी ये डिफ्यूज़ होता है इस रीजन पे, तो कुछ स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऑल्फैक्टरी सीलिया से इन टच होते हैं। यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब कुछ रिसेप्टर्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स की शक्ल में एम्बेडेड होती हैं,
और ये क्या करते हैं, हर रिसेप्टर प्रोटीन जो है एक पर्टिकुलर किस्म की जो मॉलिक्यूल है उसको स्टिमुलेट करने के काम आता है। मतलब हर प्रोटीन किसी ख़ास मॉलिक्यूल को ही स्टिमुलेट करेगा और इस तरीके से जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, दिमाग को सिग्नल मैसेज करते हैं। यानी किस्सा मुख्तसर, एक प्रोटीन उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने की वजह से न्यूरॉन को सिग्नल दिया, न्यूरॉन ने ब्रेन को बता दिया और इस तरीके से वो स्मेल जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगला जो काम है वो आप क्या है, टेस्ट रिसेप्टर्स का। ये आपकी टंग के बिल्कुल ये देखें जो पोर्शंस है इसमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको लिखना है कि इसमें टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स में। और ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 10,000 के करीब टेस्ट बर्ड्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। निप्पल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं टंग के ऊपर छोटी छोटी सी, इन प्रोजेक्शंस को पेपिलिया कहते हैं, ये टंग पर मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे वी। ठीक है, यहाँ से लेके मैं आगे तक आपको मार्क कराती हूँ कि जो टेस्ट हम कर सकते हैं, यहाँ देखें जो टेस्ट हम कर सकते हैं वो तकरीबन 5 किस्म के होते हैं। ठीक है, ये 5 किस्म के कौन कौन से होते हैं यहाँ तक आपने मार्क करनी है ओमेमी तक। स्वीट यानी मीठा, सॉर यानी कि थोड़ा सा खट्टा, सॉल्टी नमकीन, बिटर कड़वा, और उमेमी ये एक ऐसा होता है जो केमिकल को टेस्ट करता है। जैसे अमाइनो एसिड का केमिकल है या इस तरह से ग्लूटामेट है, इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनकी जो टेस्ट का स्मेल होता है उसे उमेमी कहते हैं। ठीक है, तो 5 टेस्ट बर्ड्स हैं। तब टेस्ट बड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो 5 टेस्ट हैं ये एक्चुअल हैं जो कि आप इसको सेंस कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन स्किन यानी हमारी जो बॉडी की स्किन होती है ये क्या करती है, ये इसमें भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले आप लिखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारी स्किन में। इनमें से कुछ डर्मिस में यानी स्किन की टॉप लेयर है वहाँ पे मौजूद होते हैं, और कुछ सबकुटेनियस टिश्यूज़ में यानी कि बिल्कुल स्किन के जो अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, इनमें सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट है जैसा कि टच का है या इस तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट है इसको ये रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आपने इसकी एग्जांपल क्या देनी है, यहाँ पे आ जाइए आप। एक तो ये कर लीजिएगा कि डीप बिलो द स्किन प्रेशर सेंसेशन रिसेप्टर्स कॉल्ड पेसिनियन कॉर्पसेस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डीप मतलब मुख्तसर बता देती हूँ कि हमारी स्किन में ये पेसिनियन कॉर्पसेस मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इसमें नेकेड डेंड्राइटिस मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं नोसिसेप्टर्स, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेंसेशंस होते हैं कुछ सब्सटेंसेस की जैसे कि टिश्यू डैमेज वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको ये रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का जो ये लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लिया कीजिए। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।